ज्ञानसुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, इसमें ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो कि एक्वस मीडियम में है और ये रिएक्शन कंडीशंस हैं उसके द्वारा इस सबस्ट्रेट से हमें इन चारों में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ डी प्रोटेक्शन होगा इस एसिटल ग्रुप का, जबकि ये जो रिएक्शन कंडीशंस है उसमें इसका डी प्रोटेक्शन नहीं होगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई अंतर या कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जबकि ये जो ईथर ग्रुप्स हैं इनका डी प्रोटेक्शन होगा और वो OH जो हैं, दोनों जो OCH3 ग्रुप्स हैं या OMe ग्रुप्स हैं उनकी जगह OH और OH हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी इजीली, क्योंकि जेम डायोल है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ ये जो सल्फ़र के जो दोनों ये एटम्स हैं वो, क्योंकि उनकी बेसिसिटी इनसे कम है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये एज सच बचे हुए रहेंगे। तो उसका मतलब है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत है और इस पर क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो A और B में से जो हमारा आंसर है वो हो सकता है। लेकिन टेम्परेचर इतने कम होने की वजह से इसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ जब देखा गया है कि इस रिंग को जो इन्होंने तोड़ा है ये संभव नहीं होगा इन रिएक्शन कंडीशंस में, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। किस प्रकार से हुआ है ये वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ मोर बेसिक दैन सल्फ़र, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर ही अटैक होगा। आप देख सकते हैं कि ईथर का क्लीवेज, ईथर का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, इस तरह से OH और OH दोनों एक ही कार्बन से जुड़ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होगा और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बनेगा। साथ ही जो रिएक्शन कंडीशंस दिए गए हैं ये सेफ़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये रिएक्शन, इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो हार्ड और सॉफ्ट रेस्पेक्टिव सेंटर्स में ही या रिएजेंस साइट में ही वो आक्रमण करते हैं। यानी अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो वो कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कार्बन पर वो अटैक करेगा, क्योंकि ये हार्ड साइट है। इसके साथ अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन अगर हो जाता है तो ये जो बीटा कार्बन है वो सॉफ्ट साइट है। तो अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हैं या बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो बीटा कार्बन पर आकर आक्रमण करेंगे। तो इस बात को हम ध्यान में रख लेते हैं। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये हमको जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है और हम देख सकते हैं कि जो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड नहीं है, बॉर्डर लाइन में है, इसीलिए वो कार्बनल जो कार्बन है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और वो करेगा इस बीटा कार्बन के ऊपर। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बीटा कार्बन पर CN माइनस जुड़ा हुआ है। हम देख सकते हैं दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ बीटा कार्बन, क्योंकि ये अल्फ़ा और ये बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन है, तो बीटा कार्बन पर CN आके जुड़ा है। तो ये अकेला ऐसा सबस्ट्रेट है जिसमें ऐसा हुआ है। तो ये जो तीन ऑप्शंस वो गलत हैं और दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसको हम हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के अनुसार ही इस रिएक्शन को हम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे वो 1H NMR का क्वेश्चन है और जैम में इस प्रकार के क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं। इन्होंने ये यहाँ पर चार वैल्यूज़ दिए हुए हैं और पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है उसके संरचना के द्वारा ये स्पेक्ट्रल डेटा दिया जाएगा। अब जो सबसे पहली नज़र आती है बात वो है 7.31 और 7.21। तो ये दो डबलेट्स देंगे, इसको कहते हैं डबलेट ऑफ डबलेट। तो दो डबलेट हमें नज़र आएंगे और इस तरह के डबलेट्स हो सकते हैं। इनका स्पेसिंग डिपेंड करता है कि J की वैल्यू इसमें क्या है। कुल मिला के दो डबलेट्स आएंगे और दो दो हाइड्रोजन से दिए जाएंगे।
तो क्योंकि ये दोनों बहुत पास हैं तो इसलिए वो दिखा रहे हैं कि ये डबलेट ऑफ डबलेट है। और यहाँ पर जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है वो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। और इस तरह का जो जो पास पास सिग्नल्स हैं 7.31 और 7.21 में ऑर्थो जो है वो भी प्रदर्शित नहीं करेगा। ये बचते हैं दो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। इसमें ये दोनों तो हो गए ये एरोमेटिक रिंग के। और जो अब हमें ये समझना है कि 4.5 पे दो हाइड्रोजन और 2.3 पे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी CH2 है और CH3 है, यहाँ पर भी CH2 और CH3 है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो CH2 है इसके साथ ये Cl लगा हुआ है और Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसका मतलब जो ये CH2 होगा वो डी शील्डेड होगा या विपरिरक्षित होगा, डी शील्डेड होगा और भी परिरक्षित होगा, और जिसकी वजह से इसके जो डेल का मान काफ़ी हाई होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप CH2 को देखते हैं, ये मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये इसको शील्ड करेगा तो इसके डेल के वैल्यू हाई नहीं आएगा। तो उसका मतलब जो डेल का वैल्यू CH2 यानी दो हाइड्रोजन के लिए है वो जो डी ऑप्शन है उसको फेवर नहीं करता, वो ऑप्शन बी को फेवर करता है क्योंकि इसमें डेल की वैल्यू है हाई। और जिससे ये पता पड़ता है कि ये CH2 जो है वो डी शील्डेड या विपरिरक्षित है। साथ ही 2.3 है वैल्यू CH3 प्रोटॉन्स का। तो आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होता है जिसकी वजह से इसका वैल्यू भी 2.3 आता है, न कि 0.9 पे, क्योंकि यहाँ पर भी इसका डी शील्डिंग हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो 4.5 है ये डी शील्डेड CH2 के लिए है और ये 2.3 का जो वैल्यू है वो इस मेथल ग्रुप के लिए है, न कि इस संरचना के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो CH2 है वो किसी भी हालत में इतना ज़्यादा डी शील्डेड नहीं हो सकता कि 4.5 की वैल्यू ये दे सके। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इन दिस केस। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ऑप्शन एग्जाम्पल है यहाँ पर जो दिया हुआ है, और ये थर्मल रिएक्शन है। और हमसे पूछा गया है कि जो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये कि 1 2 3 4 एंड 5 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं ओपन चेन कंपाउंड में, और ये ओपन चेन कंपाउंड थर्मल कंडीशन में हीट के द्वारा क्लोज्ड चेन कंपाउंड इन चारों में से किसी एक में कन्वर्ट हो रहा है। हम कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वुडवर्ड हॉफमैन रूल के द्वारा। आइए देखते हैं कि वुडवर्ड हॉफमैन रूल के द्वारा हम इसको कैसे सॉल्व करके इस वाले ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा कि ये दोनों जो मेथल ग्रुप हैं वो अबव द प्लेन या तल से ऊपर है, और यहाँ जो सबस्ट्रेट में जो मिथाइल ग्रुप दिए हुए थे वो दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो इसी तल पर, यानी जिस स्क्रीन पर आप इसको पूरे वीडियो को देख रहे हैं उसी स्क्रीन के ऊपर ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो स्थित हैं। तो उसका मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन रोटेटरी, और ये देखिए कॉन रोटेटरी तब होगा जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो, तो डिसरोटेटरी होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका मतलब कॉन रोटेटरी प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगी।
इसे कहते हैं वुडवर्ड हॉफमैन रूल, और इस रूल को आप अगर ध्यान रखते हैं तो जो रिएक्शंस को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ जो ओपन चेन कंपोनेंट है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, और उसके अनुसार इस रिएक्शंस के प्रोसेस को समझा जाता है। और आप देख सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ओपन चेन में होंगे, और ये इसी तल पर, जिस तल पर आप रिएक्शन देख रहे हैं उस पर ये बॉन्ड्स हैं। तो अगर डिसरोटेटरी यानी एक आप कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज दिशा में अगर ये दोनों मुड़े तो ये तल से उभर कर ऊपर आ जाएंगे दोनों के दोनों। और आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर ये स्क्रू को आप रोटेट कर रहे हैं और स्क्रू का एक हिस्सा यहाँ पर मान लीजिए स्क्रू है और स्क्रू का एक हिस्सा यहाँ तल के ऊपर है, तो आप जैसे ही स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो तल का हिस्सा है वो उभर कर ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये जो लाइन तल पे है वो तल से उभर कर आ जाएगी, और दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और पाई बॉन्ड्स की संख्या हो जाएगी कम। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक रिंग बन रहा है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो आप क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका मतलब है कि 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीसरा, ये तीनों मिलकर जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम इनमें फिल हो जाएगा। और जो HOMO होगा वो इस तरह से है। और यहाँ जैसे प्लस साइन वाले जो लोब्स हैं जिनको गहरे रंग से दिखाया गया वो ऊपर की तरफ है, ये तल के ऊपर, ये देखिए तल पर ही है ये। और जैसे ही इनका डिसरोटेशन ये इस तरफ और ये इस तरफ मोड़ा जाता है ताकि ये जो सीधे सीधे पाई ऑर्बिटल्स के लोब हैं आपस में बॉन्ड बना सकें इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर था वो धीरे से और ऊपर आया और बॉन्ड के बनते ही एकदम ऊपर की तरफ हो गया। तो अबव द प्लेन ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा आंसर है वो ये है, क्योंकि डिसरोटेटरी जो प्रोसेस है वो इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए होती है। हाँ, याद कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस को। जैसे साइटोक्रोम P450 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। गैलेक्टोज ऑक्सीडेज जो है वो कैटेलाइज करती है रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है गैलेक्टोज ऑक्सीडेज के कैटेलाइज्ड रिएक्शन के द्वारा होता है। कैटलेज इज़ अ कॉमन एंजाइम, और इसमें ये ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स में पाया जाता है। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है टू वाटर एंड ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन में ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको हाइड्रोलाइज डिकम्पोज करने में ये कैटालिसिस का काम करता है। जो साइटोक्रोम C है वह it receives an electron from each of 4 cytochrome C molecules and transfers them to one dioxygen molecule। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके और एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसको उसको वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो और ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटलोएंजाइम्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर कैटालाइटिक रिएक्शंस इन कॉलम 2। तो ये जो है मेटालो एंजाइम्स दिए हुए हैं और ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं जो हमने अभी पढ़ा। उसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर C है यानी 1 का N, 2 का K, ये 2 है उसका K, और L जो 3 है उसका L, यानी ये रहा 3 उसका L, और 4 का जो है वो M। ये मैचिंग इसके अंदर है। तो इस तरह से हम इसको बड़े इजीली
इस क्वेश्चन को केवल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो ये रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, और बहुत सारे यहाँ पर रिएजेंट्स दिए हुए हैं। ये सबसे पहला एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है और बेस के प्रेजेंस में सी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सी डबल बॉन्ड जो यहाँ पर एल्डिहाइडिक कार्बन है उस पर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। उसके बाद होगा उस पर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के ऊपर इस एमीन का एडिशन होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद उसका जो रिडक्शन होता है COOET यानी एस्टर ग्रुप का, वो CH2OH में रिडक्शन हो जाएगा, और फिर BF3 और HCHO के प्रेजेंस में ये रिंग अपने को प्राप्त होगी। तो किस तरह से हमने इस रिएक्शन आंसर तक पहुँचे वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो होता है वो सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एडिशन होता है, जिसकी वजह से ये मध्यवर्ती हमें प्राप्त होता है, इनोलेट हमें प्राप्त होता है। और एसिड के प्रेजेंस में ही आप देख सकते हैं कि इसका प्रोटोनेशन हुआ और OH में कन्वर्ट हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वाटर इसमें से निकल जाएगा इजीली, क्योंकि कॉन्जुगेट जो है एस्टर्स जो है इस तरह से बनेंगे, उस कॉन्जुगेशन की वजह से स्थायित्व होगा और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर निष्कासन होगा। एमीन्स का एडिशन होगा यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होते ही ये मध्यवर्ती यौगिक हमें प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यहाँ जो COET है वो CH2OH और CH2OH में कन्वर्ट हो गए, और BF3 के प्रेजेंस में एल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन, और इस तरह से आप डायोल के साथ प्रोटेक्टिव ग्रुपिंग इसका कर सकते हैं, और ये हमें प्रोडक्ट मिलता है जो कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा कि दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस थे और बेसिक इजी फंडामेंटल सारी इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।